हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गरिमा श्रीवास्तव, योर साइंस मेंटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 3 टाइप्स पढ़ दिए थे। पहला पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, दूसरा एक्सोथर्मिक और तीसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम 4 टाइप के रिएक्शन को पढ़ेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन नाम से ही पता चल रहा है। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है जो कंपोजिशन जिन चीजों का हुआ है उनका टूटना, यानी किसी कंपाउंड की बात कर रहा है। अगर मान लो कोई कंपाउंड है, ठीक है, जो कि दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेज में टूट जाए, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर कोई कंपाउंड, ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड जो है दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेज में टूटता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ये 3 तरीके से होता है, ठीक है। एक तो होता है हीट की वजह से, ज्यादा गर्मी दे दो, कोई भी मॉलिक्यूल, क्या कोई भी कंपाउंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दो, तब टूट जाता है। या फिर सनलाइट की वजह से, ठीक है, सनलाइट की वजह से। हीट की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, उसको क्या किया गया, हीट किया गया। जब हीट किया जाता है तो वो किस में टूट जाता है, CaO, ठीक, प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है जो डिकम्पोजिशन, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और जो सनलाइट की वजह से होता है उसको बोलते हैं फोटोलिटिक या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कौन कौन सा हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल ये हो जाता है वाटर, पानी को तोड़ा जा रहा है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। बैलेंस करने के लिए इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी कर दें 2। अब हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया, तो हाइड्रोजन को भी क्या कर दें, 4 कर दें। ये देखो CaO CO2, तो ये बैलेंस है, इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं। इधर क्या है, कोई भी ले लो, सनलाइट की वजह से टूटने वाला, जैसे लास्ट में हम पढ़े थे, हम लोग किसमें का, एंडोथर्मिक पढ़े थे, AgCl। AgCl को तोड़ते हैं तो वो कितने किस में टूट जाता है, Ag और Cl2 में। बैलेंस करने के लिए 2 इधर लगा देंगे, Cl है ना इधर, और Ag को इधर ऐसे करके बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो ये फोटोलिटिक का एग्जांपल हो गया। थर्मल डिकम्पोजिशन में ये याद रखोगे, वाटर, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में कौन सा आएगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सब आता है, ठीक है। देखो, तीनों टाइप के रिएक्शन में, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। हीट जो है रिएक्शन के टाइम पे दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी रिएक्शन के टाइम पे दी जा रही है, सनलाइट रिएक्शन के टाइम पे दिया जा रहा है। तो इसको हम किस टाइप का रिएक्शन बोलेंगे, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो एक टाइप का इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी या हीट या इलेक्ट्रिसिटी बाहर से क्या की जा रही है, प्रोवाइड की जाती है। जब बाहर निकलती है, जब हीट एनर्जी ये सब बाहर निकलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सो माने बाहर, एक्सटर्नल, एक्स, ई एक्स वर्ड आ जाता है तो जनरली किससे रिलेटेड होता है, बाहर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट बाहर जाती है। लेकिन इंडोथर्मिक रिएक्शन में जब हीट अंदर रिएक्शन में दी जाती है, यूज की जाती है, तब हम उसको क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक। तो यहाँ पे देखो, हीट यूज किया जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा रही है, यहाँ सनलाइट यूज किया जा रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो किसका टाइप है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक टाइप का इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं जरा। देखिएगा डेफिनेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। वो रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड जो है दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, मान लो ए कोई कंपाउंड है, वो टूट करके क्या बना लिया, बी प्लस सी बना लिया, छोटे सब्सटेंसेस में टूट गया, उसको हम क्या कह रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह रहे हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन चीजों की वजह से कैरीड आउट होता है। एक तो होता है थर्मल, हीट की वजह से, थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, अगर डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो रहा है, हीटिंग की वजह से हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल वही बताए थे, लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं, तो वो क्या बना देता है, क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, ठीक है। उसी तरीके से लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। फेरस सल्फेट को हम जब गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन का। बैलेंस करना है इसको, ये दोनों बैलेंस कर लो, ये तो बैलेंस्ड है, पीबी एक ही है, इधर भी एक है। इधर देखो नाइट्रोजन कितना है, दो है, इधर नाइट्रोजन कितना है, एक ही है, तो हम नाइट्रोजन इधर क्या करेंगे, दो कर दिए, ठीक। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ कितना हो गया, दो और तीन, छह। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, दो, दो चार और दो छह और एक सात, सात ऑक्सीजन हो गया इधर। तो अगर मान लो यहाँ पे टू कर देते हैं तो पीबी दो हो गया, यहाँ पे भी टू कर ले रहा है, पीबी दो हो जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हो रहा था, छह और दूनी बारह, छह और दो बारह, छह दूनी बारह। यहाँ पे कितना हो गया, ऑक्सीजन दो और इधर कितना हो गया, चार और इधर कितना हो गया, दो, चार दो छह और दो आठ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ दो कर दें तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। अभी देखो दो टू पीबी है, बैलेंस्ड है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है, दो इधर और दो इधर, चार हो गया नाइट्रोजन। अभी इधर कितना नाइट्रोजन है, दो ही है, तो इसको हम क्या कर लें, चार कर लें। अब नाइट्रोजन इधर चार हो गया और ऑक्सीजन, अब देखो कितना हो गया, टू इधर और दो इधर ऑक्सीजन है, इधर आठ है, ठीक है, और इधर दो, आठ चार बारह। अभी कितना है इधर, छह दूनी बारह, ठीक है, बैलेंस्ड है। वहां से टू हटा देंगे तो बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो FeSO4 फेरस सल्फेट है, इधर एक है और इधर कितना है, दो है, लगा लो यहाँ पे टू, ठीक। अब देखो सल्फर यहाँ कितना है, दो है, इधर भी सल्फर कितना है, दो, एक ही है, एक ही है। ऑक्सीजन कितना है, एट है और इधर कितना है, तीन, तीन छह और दो आठ, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। दूसरा था इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करके डिकम्पोजिशन की प्रोसेस कराई जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल, वाटर पे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया गया, हाइड्रोजन और वाटर में टूट गया, बैलेंस करने के लिए H2 इधर इधर दो है, इधर भी दो है, ऑक्सीजन इधर एक है, इधर कितना है, दो है, लगा लो दो। जब इधर दो हो गया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, फोर हो गया, इधर भी टू लगा लो, हो गया बैलेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो होता है वो जनरली इस तरीके से किया जाता है, उसमें दो, एक कैथोड लगा दिया जाता है, एक एनोड लगा दिया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टार्ट कर दी जाती है। पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग जो डिकम्पोजिशन होना होता है वो हो जाता है। आप ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, एट्थ क्लास में है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं, व्हेन डिकम्पोजिशन इज, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस।
व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में जब होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। एजीसीएल जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, एजीसीएल बोले तो सिल्वर क्लोराइड, एजी सिल्वर में और क्लोराइड में अलग अलग टूट जा रहा है। बैलेंस कर लो, इधर Cl2 है तो इधर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर भी Ag2 हो गया तो इधर भी 2 लगा देंगे, उसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, ये जो दोनों रिएक्शन है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती थी पहले के टाइम पे, जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी तो उसमें ये रिएक्शन यूज किया जाता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी use that above reaction, uses the above reaction। ठीक है, ये जो ऊपर वाले दोनों रिएक्शन है वो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें यूज किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, जो हाईली एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, 9th 8th क्लास में आप पढ़े हो रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में, कि कौन सा एलिमेंट है जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा एलिमेंट है जो कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में दे रखा था। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल में उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर दे रखी थी, तो उस रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो जो मेटल या जो भी एलिमेंट है जो ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगा, दूसरे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, फॉर एग्जांपल Fe प्लस CuSO4, आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो ये Cu को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा उसको उसकी जगह से, और खुद आकर के वहां पे रह जाएगा और Cu को क्या करेगा, अकेला कर देगा। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरीके से होता है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसमें दो जगह डिस्प्लेस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं फिर देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस वाले से क्या हो जाएगा, लेस वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा जो ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे कोई सीट है, सीट पे मान लो कोई एक थोड़ा इंट्रोवर्ट बच्चा बैठा है और एक है बहुत एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इजीली जो इंट्रोवर्ट है उसको हटा देगा। ठीक है, इंट्रोवर्ट बोले तो जो शांत रहता है, ठीक है, उसको इजीली क्या करेगा, हटा देगा वहां से, और वो भी बेचारा शांति शांति वहां से चला जाएगा। तो वैसे ही ये इंट्रोवर्ट होता है, Cu कॉपर जो है वो थोड़ा लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव होता है, हटा रहे हो ठीक है कोई बात नहीं मैं हट जाता हूँ, इस तरीके से। तो ये क्या होता है, आयरन जो होता है इसको इजिली हटा लेता है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, और आयरन जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसमें देखो जिंक और कॉपर सल्फेट, तो इसमें भी जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो कॉपर सल्फेट होता है वो कॉपर जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं ना वो म्यूचुअल एक्सचेंज कर लेते हैं आयंस का, जो आयंस होते हैं उनको म्यूचुअली क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे Na2SO4 ये क्या है, सोडियम सल्फेट, ये क्या है BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये Cl2 किधर चला जाएगा, इसके पास, मतलब Cl जो क्लोरीन है वो चला जाएगा इसके पास, SO4 जो है आ जाएगा इसके पास, बेरियम के पास, मतलब एक्सचेंज कर लिया। ये जो Cl था वो किसके पास चला गया, Na के पास, और जो ये SO4 था वो किसके पास आ गया, बेरियम के पास। ठीक है, अब तो बना क्या, बेरियम सल्फेट BaSO4 और NaCl। ठीक, Cl इसके पास आ गया, SO4 इधर चला गया। अब बैलेंस करने के लिए इधर देखो Na2 था, इधर एक ही है, 2 लगा लो। ठीक, SO4 Cl2 इधर भी 2 है उधर भी 2 है तो ये तो सही है, SO4 इधर भी है, बेरियम सिंगल है ये भी सही है। अब क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। अब इधर देखो पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो नाइट्राइड किसके साथ चला जाएगा, पोटेशियम के साथ, आयोडाइड किसके साथ चला जाएगा, लेड के साथ। तो अब यहाँ क्या बना, लेड आयोडाइड PbI2। ठीक है, और ये किधर, इधर क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्राइड। ठीक है, बैलेंस कर लो इसको, उधर के एक ही है
इधर I2 क्या है, 1 है, उधर कितना है, 2 है, तो ये कर लो। ठीक, इधर K 2 हो गया, तो इधर भी क्या करोगे, 2 कर लोगे। ठीक, इधर NO3 कितना था, 2 था, इधर भी NO3 कितना है, 2 है। P भी इधर 1 था, इधर भी 1 है। ठीक है, बैलेंस हो गया। ये ट्वाइस लगा रखा है ना, ट्वाइस का मतलब क्या है, NO3 का 2 है, K तो 2 है ही, तो उधर का हो गया। इधर देखो P भी कितना है, 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी। I कितना है, इधर 2 है, इधर कितना है, 2 है, तो बैलेंस हो गया। अब इसी तरीके देखो, पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड के साथ बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक, क्या बनाएगा, आई इसके पास चला जाएगा, पोटेशियम के पास, ब्रोमीन किसके पास चला जाएगा, बेरियम के पास। ठीक, तो बेरियम ब्रोमाइड और ये पोटेशियम आयोडाइड। I2 इधर कितना है, इधर I2 है, इधर I है सिर्फ, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 कर लेंगे। अब यहाँ K कितना हो गया, 2 हो गया, इधर कितना रह गया, 1 रह गया, तो इधर भी 2 कर लेंगे। अब Br उधर कितना है, 2 है, बराबर है, Ba कितना है, 1 है, सही है। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब लास्ट बचा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे, और फिर यूजेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, ये टॉपिक बचे रह गए हैं जिसको अब करेंगे। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, इससे आप याद रख सकते हो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन में भी ऑक्सी आ रहा है, इसमें भी, तो जिसका आ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूवल होना, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन जस्ट इसका अपोजिट। इसमें रिडक्शन वाले में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो ऐड होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो निकलता है, जस्ट इसका अपोजिट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, रिडक्शन में ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होगा। इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, ऑक्सीजन का जुड़ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, कॉपर ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, इनमें देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ये ऑक्सीजन जाकर के क्या होगा, जुड़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, H2O हो गया। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑक्सीजन फ्रॉम द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा। तो अब देखो ये रिएक्टेंट है, ठीक है, इसमें देखो CuO, इसमें O ये जो है निकल गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, O यहाँ से निकल गया। जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के साथ जाकर के ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इस जगह पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहा है, ये सेम रिएक्शन है यहाँ पे भी। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, और इस वाले में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जहां रिमूवल हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, और जहां पे जुड़ेगा जाकर के उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, अब बचा सिर्फ एक, यूज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। तो दो इफेक्ट्स होते हैं, एक तो है कोरोजन का दे रखा है आपकी बुक में, और एक रेंसिडिटी दे रखा है। तो पहले बात कर लेते हैं कोरोजन के बारे में। When metal is exposed to moisture, air, acid, etc. एयर मेटल को क्या किया गया है, ऐसे ही खुले में रख दिया गया है, या तो फिर मॉइस्चर की वजह से, या एयर की वजह से, या फिर एसिड की वजह से, क्या होता है, उसके ऊपर, मेटल के ऊपर एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म, जिसकी वजह से क्या होगा, वो मेटल जो है वो क्या होने लगता है, कमजोर हो जाता है। कई बार आप देखे होंगे घर पे कोई लोहे वगैरह का दरवाजा वगैरह है, या फिर रेलिंग वगैरह है, तो उसपे एक ब्राउन कलर का पाउडरी सा सब्सटेंस लग जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। जो कि क्या करता है, हमारे मेटल को वीक करने लगता है। ठीक है, कोई भी मेटल हो, जैसे आप रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्राउन कलर का एक पाउडरी सब्सटेंस उस पर ग्रो कर जाता है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर का कोट हो जाता है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर,
कॉपर देखोगे तो उस पे ग्रीन कलर का कोट हो जाता है। ये सारा एग्जाम्पल है किसका? कोरोजन का। होता क्या है कोरोजन, बोलते किसको है? जब किसी मेटल को एयर के एक्सपोज में रखा जाए या मॉइस्चर के एक्सपोजर में रखा जाए या फिर एसिड के एक्सपोजर में रखा जाए, तो वो जो मेटल है वो उसके ऊपर कुछ हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। ठीक है, किसी हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, या फिर ये बोलो कि एयर के साथ या मॉइस्चर के साथ वो रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करने की वजह से उसका जो कलर है वो क्या होने लगता है? बेकार होने लगता है। और जो मेटल है वो भी कैसा होने लगता है? वीक होने लगता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। When metal is exposed to moisture, air, acid, etc. for some time, कुछ टाइम के लिए रखा जाएगा तभी हो जाएगा। A layer of hydrated oxide is formed, which weakens the metal and hence metal is said to be corroded. उस टाइप के मेटल को क्या कहेंगे? corroded है। Rusting of iron, black coating of silver, green coating on copper are the examples of corrosion. Corrosion can be prevented. अब corrosion को prevent कैसे किया जाए? ठीक है, तो एक तो होता है गैल्वेनाइजेशन मेथड, दूसरा होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और थर्ड होता है पेंट। उसके ऊपर ऑयल पेंट्स लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से कोरोजन को क्या किया जा सकता है? प्रिवेंट किया जा सकता है। अब आता है रेंसिडिटी। जैसे कई बार क्या होता है, हमारे खाने, जो खाने का खाना मतलब जो हमारा फूड आइटम्स होता है जो पैक्ड रहता है, वो क्या होता है, कई बार खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? ऐसा क्या होता है? फूड के अंदर प्रेजेंट ऑयल या फैट, उनका क्या होने लगता है? ऑक्सीडेशन होने लगता है। फूड के अंदर प्रेजेंट क्या क्या चीजें? ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन होने लगता है, जिसकी वजह से जो फूड होता है उसमें से बैड स्मेल आने लगती है, और जो फूड है वो क्या होता है? खराब हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। फूड आइटम्स में प्रेजेंट ऑयल और फैट्स का ऑक्सीडेशन होने लगता है, जिसकी वजह से फूड आइटम जो है वो क्या होता है? खराब हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। अब ये रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है? रेंसिड एयर टाइट कंटेनर्स में, कहते हैं ना, खाना अगर ज्यादा टाइम के लिए चलाना है तो उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दो तो खाना जो होता है ज्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व रहता है। एयर की जगह उसमें नाइट्रोजन डाल दो, कोई एंटीऑक्सीडेंट डाल दो, तो क्या होता है? फूड को प्रिवेंट किया जा सकता है, उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अब रेंसिडिटी को लिख लेते हैं। रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर। एयर के एक्सपोज में जब फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? बैड स्मेल और बैड टेस्ट आ जाता है। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, उसमें क्या डाल दिया जाए? एंटीऑक्सीडेंट डाल दिया जाए, मतलब उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए। एंटी मतलब अगेंस्ट, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट्स किसको बोलते हैं? जो ऑक्सीडेशन कराते हैं उनको हम ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट अगर डाल देंगे तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, तो हम अपने फूड को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, अगर हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो उसमें एयर एंटर नहीं कर पाएगा, तो ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगा तो फूड जो है हमारा, उसमें रेंसिडिटी नहीं होगी। ठीक है, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, पूरा हवा निकाल दो, उसके अंदर हवा की जगह पे क्या भर दो? नाइट्रोजन भर दो। तो नाइट्रोजन अगर भर जाएगा तो वो क्या रहेगा? फूड जो रहेगा फ्रेश रहेगा, और एयर है नहीं तो ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। या फिर रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में क्या होगा? रिएक्शन नहीं हो पाता। कोई एक प्रॉपर सुटेबल कंडीशन होती है, टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी चीजों का रिएक्शन होता है, तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में, रेफ्रिजरेशन में नहीं हो सकती। अगर आप ठंडी जगह पे रख दो तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है? लेट हो जाती है। इसी वजह से फ्रिज में रखा हुआ खाना ज्यादा टाइम तक चल पाता है। ठीक है, लास्ट उसमें टर्म्स थे कि कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो इसके बारे में, गैल्वेनाइजेशन। इसी वजह से हम बताए नहीं, ध्यान नहीं दिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये 2 टर्म्स थे ना, और एक तो अप्लाई करना, पेंट लगा दो तो उस पे डायरेक्ट मेटल का जो सरफेस है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो कोरोजन नहीं होगा। गैल्वेनाइजेशन मेथड होता है जिसमें जिंक की कोडिंग की जाती है। किसकी कोडिंग की जाती है? जिंक की कोडिंग कर दी जाती है। किसके ऊपर? स्टील या फिर आयरन जो भी है उसके ऊपर जिंक जो मेटल है उसकी कोटिंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा? कोरोजन की प्रोसेस नहीं हो पाती। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड किसको बोलते हैं? जैसे जिस चीज का हमको उस पे अप्लाई कराना है, सेम जो अभी बताए थे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में ना, इस तरीके से क्या किया जाता है? जिस चीज का हमको लेयर चढ़वाना है जिस भी मेटल पे, उसकी रॉड रख देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, और उसके बाद क्या होता है? वो लेयर उसके ऊपर
चढ़ जाती है। तो इस वाले प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन जिसमें जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है, और पेंट अप्लाई करना। तो ये 3 मेथड हैं जिससे हम कोरोजन को रोक सकते हैं, और रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए ये 4 मेथड्स हैं, ठीक है। ये चैप्टर यहीं खत्म हुआ। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।